तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं एगेरिकस। एगेरिकस की जनरल स्ट्रक्चर अपन स्टडी कर चुके हैं और आज अपन देखेंगे एगेरिकस में जनन, रिप्रोडक्शन इन एगेरिकस। तो एगेरिकस में कायिक और अलैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसमें कोई कायिक जनन और अलैंगिक जनन नहीं होता है, केवल लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के अंदर भी इसमें किसी भी तरह के जननांगों का निर्माण नहीं होता है। केवल लैंगिक जनन सोमेटोगेमी द्वारा होता है, कायिकी संयुग्मन द्वारा होता है। और वो सोमेटोगेमी 3 फेज में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में कंप्लीट होती है: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि 2 विभिन्न प्रभेद वाली जब कोशिकाएं आपस में पास पास आती है, स्पर्श करती है, तो उनकी कोशिका भित्ति घुल जाती है और दोनों का जीव द्रव्य में आपस में संलयन होता है। उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं या जीव द्रव्य संलयन कहते हैं। जीव द्रव्य संलयन से कोशिका डाइकैरियोटिक बन जाती है और डाइकैरियोटिक कोशिका में फिर आगे विभाजन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। फिर जो डाइकैरियोटिक कोशिका है उससे बेसिडियम का निर्माण होता है और उस बेसिडियम के अंदर 2 केंद्रक आ जाते हैं और उन केंद्रकों में संलयन होता है, उसको कैरियोगेमी कहते हैं। तो केंद्रकों में संलयन को कैरियोगेमी कहते हैं, जीव द्रव्यों में संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और जब केंद्रकों में संलयन हो जाता है तो बेसिडियम में केंद्रक द्विगुणित हो जाता है। द्विगुणित होने पर इस केंद्रक में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिससे 4 बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। और ये 4 बेसिडियो स्पोर में 2 प्लस तरह के और 2 माइनस तरह के प्रभेद की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसका लैंगिक जनन है वो संपन्न होता है। तो लैंगिक जनन के दौरान होता क्या है कि सर्वप्रथम जो बेसिडियो स्पोर ये बने हैं, जो 2 प्लस प्रकार के, 2 माइनस प्रकार के, इनमें अंकुरण होता है। बेसिडियो स्पोर इसमें अंकुरण होता है जिससे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है, एकल केंद्र की और पट युक्त माइसीलियम का निर्माण होता है। चूंकि दोनों ही बेसिडियो स्पोर अलग अलग प्रभेद के होते हैं, एक माइनस की तरह या नर की तरह कार्य करता है, दूसरा माइनस मतलब मादा की तरह कार्य करता है, दूसरा नर की तरह कार्य करता है। तो ये दोनों ही कवक तंतु अलग अलग प्रभेद के होते हैं। अब जो ये कवक तंतु बनते हैं तो दोनों ही मोनोकैरियोटिक प्रकार के होते हैं और इन कवक तंतुओं की कोशिका जो कायिक कोशिका है वो आपस में संपर्क में आती है और संपर्क में आने पर इसमें सर्वप्रथम प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी होने से एक डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है। अब जो डाइकैरियोटिक सेल बनती है, इस डाइकैरियोटिक सेल से कंप्लीट डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। और वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण कैसा होता है? इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होने के लिए एक विधि होती है जिसको क्लैंप विधि कहते हैं, क्लैंप फॉर्मेशन। क्लैंप विधि। तो क्लैंप विधि में क्या होता है कि जो कोशिका है, इस कोशिका का आकार सर्वप्रथम आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होकर इसके कोशिका का जो टर्मिनल पार्ट है इससे एक अभिवृद्धि निकलती है और वो अभिवृद्धि लंबाई में वृद्धि करती जाती है। फिर इसके जो केंद्रक है, इस केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। इस तरह से ये जैसे मान लीजिए एक केंद्रक ये है तो इसमें समसूत्री विभाजन 2 केंद्रक बनेंगे। तो ये केंद्रक तो इस मूल कोशिका या मात्र कोशिका के अंदर ही रहेगा, दूसरा कोशिका इस अभिवृद्धि के अंदर आ जाता है। इसी तरह से जो बी केंद्रक है, बी केंद्रक में विभाजन से एक केंद्रक
कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो नीचे की तरफ खिसक जाता है, एक केंद्रक ऊपर की तरफ खिसक जाता है। फिर यह अभिवृद्धि और वृद्धि करके कोशिका के निचले भाग से स्पर्श कर लेती है। इस तरह से ये क्लैंप का निर्माण कर लेती है। तो अब इस कोशिका के अंदर 4 केंद्रक हो जाते हैं, 2 ए बी, ए डैश बी डैश। और अब इस कोशिका के बीच के अंदर सेप्टा का निर्माण हो जाता है, पट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से एक कोशिका से 2 डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ। अब इसी क्रम में आगे और विभाजन होते होते संपूर्ण डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। और जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है तो जब मैंने कल फलन पिंड बताया था, फलन काय बताई थी, उस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से राइजोमॉर्फ का निर्माण होता है। बहुत सारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम आपस में गूंथ कर एक रस्से नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। और ये राइजोमॉर्फ से फलन काय या फलन पिंड का निर्माण होता है। और यह फलन पिंड की संरचना मैंने कल बताई थी, इसके 2 भाग होते हैं, पीलियस एंड स्टाइप। पीलियस ऊपर छत्रक नुमा होता है और स्टाइप स्वरंती होता है। अब जो पीलियस है उसके अंदर जो गिल वाला भाग है उसका अगर अपन सेक्शन काटे तो ये इस तरह का सेक्शन दिखता है। सबसे बाहर की तरफ आभासीय मर्दुतकीय क्षेत्र होता है जिसको ट्रामा कहते हैं। ट्रामा के अंदर हाइमेनियम, सब हाइमेनियम वाला भाग होता है। और सबसे बाहर की तरफ ढीले ढाले कोशिकाएं होती है जिसको हाइमेनियम या फर्टाइल पार्ट कहते हैं। इस फर्टाइल पार्ट के अंदर बेसिडियम का निर्माण होता है। अब जो ये बेसिडियम है, इस बेसिडियम के अंदर कैरियोगैमी होती है। तो कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी में काफ़ी समय लग जाता है। प्लाज्मोगैमी से तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। और जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है तो फिर फलन पिंड या फलन काय का निर्माण होता है। और उस फलन पिंड में जो पीलियस पार्ट है, पीलियस पार्ट का जो गिल वाला भाग है, इसका सेक्शन काट है ऐसा दिखता है। तो उस गिल वाले पार्ट में जो हाइमेनियम पार्ट है, हाइमेनियम पार्ट के अंदर बेसिडियम का निर्माण होता है। और उस बेसिडियम के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। और इन दोनों ही केंद्रकों में संलयन होने से अब कैरियोगैमी इस बेसिडियम के अंदर होती है। बेसिडियम में फिर इन केंद्रकों में संलयन होता है और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी, इसमें बहुत ज़्यादा समय का अंतर होता है। प्लाज्मोगैमी तो अर्ली स्टेज, ये यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो जाती है। और यहाँ पर होती है कैरियोगैमी। और जब कैरियोगैमी हो जाती है तो जिससे डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। और फिर इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से वापस 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है।
फिर ये 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। ये 4 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं तो फिर ये जो बेसिडियम है, इस बेसिडियम के बाहर की तरफ 4 गोलाकार संरचनाओं का निर्माण होता है। ये गोलाकार संरचनाएं छोटे व्रंत के द्वारा इस बेसिडियम से जुड़ी हुई रहती है। फिर ये जो चारों ही केंद्रक है, इन चारों ही अगुणित संरचना, चारों ही गोलाकार संरचना के अंदर प्रवेश कर जाती है और ये चारों ही गोलाकार संरचना शेष बेसिडियम से भित्ति के निर्माण के द्वारा पृथक हो जाते हैं। अब ये चारों ही गोलाकार संरचना या चारों ही गोलाकार संरचना को बेसिडियोस्पोर कहते हैं। अब इसमें जो बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर कहाँ बने हैं? बेसिडियम के बाहर। तो बेसिडियोस्पोर का जो निर्माण है वो एक्सोजीनियस होता है, बहिर्गमन होता है। और इसमें से 2 बेसिडियोस्पोर प्लस की तरह ये माइनस 2 बेसिडियोस्पोर प्लस की भांति कार्य करते हैं और 2 बेसिडियोस्पोर माइनस की भांति कार्य करते हैं। अब इन बेसिडियोस्पोर के अंकुरन से ये बेसिडियोस्पोर जमीन पर गिरते हैं जहाँ ज़्यादा ह्यूमस होता है, ह्यूमस रिच जो सॉइल होती है, जहाँ सड़े हुए पत्ते वुड लॉग्स होते हैं, वहाँ पर ये अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर वापस मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की कायिक कोशिका जो दो अलग अलग प्रभेद के मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की कायिक कोशिका आपस में संपर्क में आती है, उस कोशिका में प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी के बाद वापस क्लैंप विधि के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम के बाद फलन पिंड का निर्माण होता है, जैसे कि मैंने पहले आपको ऐसा बताया था। फलन पिंड का निर्माण होता है जिसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प के अंदर जो गिल वाला भाग है, उस गिल वाले भाग के सबसे बाहर की तरफ जो हाइमेनियम पार्ट है, उस हाइमेनियम पार्ट में बेसिडियम का निर्माण होता है। और बेसिडियम के अंदर जो दो अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं, उसमें कैरियोगैमी होती है, केंद्रकों का संलयन होता है और इसके परिणाम स्वरूप 4 बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। और ये चारों ही बेसिडियोस्पोर, जिसमें 2 प्लस प्रकार के 2 माइनस प्रकार के होते हैं, पुनः ह्यूमस रिच सॉइल पर गिरते हैं, वहाँ अंकुरित होते हैं। इस तरह से इसका जीवन चक्र कंप्लीट होता है। तो यह है एगेरिकस की लाइफ साइकिल, इसको ध्यान से करना। तो इसके फलन पिंड का भी कभी कभार डायग्राम पूछते हैं। टीएस ऑफ गिल्स, ये टीएस ऑफ गिल्स है। क्लैंप विधि ये भी पूछते हैं।